नमस्कार दोस्तों अधिकांश इतिहासकारों ने गुप्त काल के इतिहास को भारत का क्लासिकल एज यानी स्वर्ण युग कहा है। उनके द्वारा उस काल को स्वर्ण युग कहने का आधार यहाँ के साहित्य, वास्तुकला और ललित कला में हुई उन्नति है। क्या इतनी उन्नति भर से किसी काल को स्वर्ण युग कहा जा सकता है? तो आइए इस संदर्भ में विभिन्न इतिहासकारों के विचारों, आधारों और तर्कों को जानने की कोशिश करते हैं। इस पर आप अपना विचार और समीक्षात्मक दृष्टिकोण भी रख सकते हैं। इतिहासकार एस मेहेंडेल ने लिखा है, गुप्तकालीन सम्राटों के संरक्षण में संस्कृत ने बहुत उन्नति की। उसी काल में पुराणों और स्मृति साहित्यों को अंतिम रूप दिया गया। उसी युग में रामायण और महाभारत को भी अंतिम रूप दिया गया। साहित्य के सभी क्षेत्रों में उन्नति हुई। कालिदास, भवभूति, भारवी, माघ उस समय के बड़े साहित्यकार और कवि थे। दंडिन, सुबंधु और बाणभट्ट उस समय के गद्य लेखक थे। चंद्र, वामन और भर्तहरि व्याकरण थे। अमर जैसे कोशकार थे। गौरपद, कुमारिल और प्रभाकर जैसे दार्शनिक थे। आर्यभट्ट, वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त जैसे नक्षत्र वैज्ञानिक थे। डॉक्टर ए.के. मजूमदार लिखते हैं कि गुप्त काल से भारत में एक नया अध्याय शुरू हुआ। इस काल में संस्कृत साहित्य उन्नति के शिखर पर पहुंच गया था। डॉक्टर मजूमदार आगे लिखते हैं, गुप्तकालीन सम्राटों ने भारतीय इतिहास पर अपनी छाप लगाई है। उन्होंने ऐसा आदर्श पेश किया है जो भविष्य के लिए अनुकरणीय था। गुप्त काल के आदर्श से कई पीढ़ियां प्रभावित हुईं। इतिहासकार R.N. दंडेकर लिखते हैं कि यह युग अप्रतिम था और हर दृष्टि से भारतीय उपलब्धियों का युग था। हिंदू प्रतिभा के सृजनात्मक गतिविधियों के पल्लवन का काल था। इसीलिए इस काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जा सकता है। डॉक्टर K.M. मुंशी लिखते हैं कि प्रारंभिक गुप्त सम्राटों ने चक्रवर्ती आदर्शों को बनाए रखने के साथ ही राज्य को शक्तिशाली, दृढ़, गत्यात्मक और सुखी बनाया। वसुबंधु के विचार, कालिदास के श्रेष्ठ काव्य और नाटक, वराहमिहिर के खगोल शास्त्रीय आविष्कार, दिल्ली का लौह स्तंभ, वास्तु मंदिरों के निर्माण का प्रारंभ, अजंता भित्ति चित्रों की कला का सौंदर्य, वैष्णव और शैव संप्रदायों का उदय, महाभारत का पूरा होना, वायु पुराण और मत्स्य पुराण की रचना इस युग की घटनाएं हैं। लेकिन इन सब के विपरीत डॉक्टर D.N. झा ने अपनी पुस्तक प्राचीन भारत में अपना यह विचार प्रस्तुत किया है कि गुप्त काल किसी भी प्रकार से भारत का स्वर्ण युग नहीं था। उनके अनुसार सारनाथ की बुद्ध की प्रतिमा, गुप्त काल की मूर्ति कला सर्वोच्च उपलब्धियां मानी जाएंगी और अजंता के तत्कालीन चित्रों पर बौद्ध जीवन की गहरी छाप है। आर्यभट्ट और वराहमिहिर की कृतियों में खगोल विज्ञान से संबंधित जिन तथ्यों को विरूपित किया गया है, उनका भारत की प्राचीन मान्यताओं से नाम मात्र का संबंध है। वराहमिहिर ने खगोल विज्ञान से संबंधित 5 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था, जिनमें एक सिद्धांत का नाम रोमन सिद्धांत है। उसका संबंध स्पष्ट रूप से रोमन सिद्धांत से है। उसका दूसरा सिद्धांत है पॉलिस सिद्धांत, जिस पर सिकंदरिया के कालजयी ज्योतिषविद पाल की स्थापना की छाप है। कालिदास के ग्रंथों से बौद्धिक पुनर्जागरण अथवा साहित्य के पुनरुत्थान का संकेत नहीं मिलता है। गुप्त काल से पहले ही पुराणों का चारण काव्यों के रूप में पुराणों का अस्तित्व था। गुप्त काल में उनका अंतिम रूप से संकलन और संपादन किया गया। गुप्त काल में किसानों की उपेक्षा की गई। वे कृषिदास अथवा अर्ध कृषिदास की अवस्था में आ गए थे।
दास प्रथा से किसान आर्थिक गुलामी में जकड़ गए। भूमि को बंदोबस्त करने की प्रथा ने अस्थायी आसामियों को कठपुतली के दर्जे में पहुंचा दिया था। बेगार प्रथा और अन्य प्रकार की उगाहियों और लगानों से लदे रहने के कारण भी किसानों की स्थिति अत्यंत बुरी थी। व्यापार की शिथिलता के कारण गंगा के मैदानी इलाकों के शहरी केंद्रों का ह्रास हो गया था। महिलाओं की अवस्था खराब हो गई और वे पुरुषों की संपत्ति मान ली गई। गुप्तकालीन साहित्य में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में वर्णभेद का नंगा नाच देखा जा सकता है। कानून और न्याय के मामले में वर्गीय भेदभाव बरता जाता था। छुआछूत और जात पात की प्रथा पहले से ज्यादा मजबूत हो गई थी। उस समय के कवि और नाटककार आमतौर पर किसी सुंदर स्त्री के प्रति पुरुषों के कामोत्तेजक प्रेम को विषय वस्तु के रूप में ग्रहण करते थे। संक्षिप्त में उस समय के लोग किसी भी दृष्टि से तनिक भी सुखी नहीं थे, लेकिन हाँ, उच्च वर्ग के लोग जरूर सुखी थे, जैसा कि उस समय के साहित्य और कला में प्रतिबिंबित होता है। सामाजिक तनाव विद्यमान था। वर्ण विभाजन को कायम रखने के लिए धन को हथियार की तरह प्रयोग किया जाता था। उच्च वर्ग के लोगों के लिए तो इतिहास के सभी युग स्वर्ण युग रहे हैं, परंतु साधारण जनता के वे कभी स्वर्ण युग नहीं रहे। डॉक्टर रोमिला थापर ने लिखा है कि इतिहास लिखने वालों के लिए स्वर्ण युग एक यूटोपिया था, जिसका अस्तित्व सुदूर अतीत में ही हो सकता था। वह स्वर्ण युग केवल समाज के उच्च वर्ग तक ही सीमित था। दोस्तों, तो आपने देखा गुप्त काल को स्वर्ण युग मानने और न मानने के पक्ष और विपक्ष में इतिहासकारों के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन इतना तो सच है कि केवल कुछ ग्रंथों की रचना हो जाने, बड़ी बड़ी मूर्तियों स्थापित हो जाने, एक दो अनुसंधान या आविष्कार हो जाने से कोई युग स्वर्ण युग नहीं हो सकता। जिस युग में भयानक आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक असमानता हो, दास प्रथा और जात पात छुआछूत हो, रास रंग भरे साहित्य की रचना की जाए, जिसमें महिलाओं को भोग की वस्तु दिखाई जाए, उस युग को स्वर्ण युग कहना दिमागी दिवालियापन से ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। इस संबंध में आपका क्या विचार है, कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू।